नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं एक बार फिर आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है पंकज भवानी ने। पंकज का सवाल यह है कि वो 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं पिछले 6 साल से, और अब उनके पास 1,11,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने कुल 68,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ से STP के जरिए किसी दूसरी स्कीम में अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो पंकज, पहले ही जानना जरूरी है कि क्या आप उन स्कीम्स की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यदि वो स्कीम्स अच्छी हैं और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मेल खाती हैं तो आप बिल्कुल वहां बने रहिए। लेकिन यदि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही हैं या फिर ऐसा है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया था वो उसे मैच नहीं करती हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पर कई बार आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप ये चाहते हैं कि अब आपको अपना थोड़ा सा वहां पर रिस्क कम करना चाहिए और फिर आप इक्विटी स्कीम से डेट स्कीम्स में सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली ये सोचा जा सकता है कि आप जो लमसम अमाउंट इकट्ठा हो गया उसे STP के जरिए दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया जाए। बट अदरवाइज यदि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है और आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वो ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उन्हीं स्कीम्स में बने रहिए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है भक्ति ए ने। उनका सवाल ये है कि वो एक रिटायर्ड पर्सन है और वो चाहते हैं कि वो एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें और वहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान सेट कर दें ताकि उन्हें एक रेगुलर अमाउंट मिलता रहे। साथ ही भक्ति जी ने ये भी कहा है कि वो जोखिम लेना नहीं चाहते, मतलब ऐसी स्कीम चाहते हैं जहां पर ग्रोथ अच्छी हो लेकिन रिस्क ना हो। भक्ति जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहां पे कहा जा सके कि यहां पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। तो यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते और साथ ही जैसा आपने कहा है कि 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 3 साल के नजरिए से और आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको इक्विटी स्कीम्स में तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। और हाइब्रिड स्कीम में भी यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी रिस्क है, क्योंकि हाइब्रिड स्कीम में भी कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, कुछ डेट में होगा, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए मेरे हिसाब से वो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब यदि आप डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में, मान लीजिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं या फ्लोटिंग रेट फंड्स में भी करते हैं, तो यहां पर आप बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे में बेहतर है कि जो आपका नज़रिया है, जिस अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो आपने सब कुछ यहाँ पर बताया है, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप ऐसे स्कीम्स में जैसे कि सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम या फिर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इस तरह की स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि यदि आप बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए समय भी अनुकूल नहीं है इस नज़रिए से। और साथ ही आपने जो अपना प्रोफाइल बताया उस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि आप इस वक्त पर इक्विटी मार्केट से दूर रहें। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राकेश कुमार ने। राकेश का कहना यह है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी 7% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड में कुछ 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। तो ऐसे में थोड़े से ज़्यादा गेन के लिए क्यों रिस्क लेने का, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होता है और साथ ही पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होंगे वो FD के बराबर ही आ जाएंगे। तो ऐसे में क्यों ना फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जाए म्यूचुअल फंड के मुकाबले। पहले बात करते हैं टैक्स की। फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स एप्लीकेबल होता है, और म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो भी टैक्सेबल होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो
कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले कम होता है। हालांकि डिपेंड करता है वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो अगर इनकम ओवरऑल कम है तो हो सकता है कि वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में हो और फिक्स डिपॉजिट में कम टैक्स लगे, जबकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे कि हम बात करें नॉन इक्विटी फंड की, तो वहाँ पर 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स लगता है। तो किसी केस में ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन डेट ओरिएंटेड स्कीम्स ज़्यादा हो सकता है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले, बट अधिकतर जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स टैक्स एफिशिएंट होते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स की। देखिए, यदि आप बोल रहे हैं कि एक तरफ 7% मिल रहा है और एक तरफ 10-12% की उम्मीद है, तो मेरे हिसाब से ये फ़र्क बहुत बड़ा है। 3 से 5% का फ़र्क लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। आप ये देखिए ना, एक तरफ आप 12% बोल रहे हैं, एक तरफ 7 बोल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। 7 का लेवल 14 होता है, आप 12% की बात कर रहे हैं। और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है कि 12% ही है, आप लॉन्ग टर्म में इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हम हिस्टोरिकली देखें तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रहे हैं। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट के लिए भी जगह है और साथ ही इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए भी जगह होती है। तो आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करें और उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट नहीं और सिर्फ म्यूचुअल फंड, या फिर आपको क्यों रिस्क लें और इसलिए हम सिर्फ एफडी में करें, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सुब्रता भोवाल ने। सुब्रता जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें निफ्टी वैल्यू 20 ETF या निफ्टी 20 ETF इनमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। निफ्टी 20 ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, यानी कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। और निफ्टी वैल्यू 20 बेसिकली निफ्टी 50 के सिलेक्टेड 20 स्टॉक्स को मिलाकर एक अलग इंडेक्स बनाया गया है। तो जब आप निफ्टी 20 में करेंगे तो आपको 50 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन यदि आप निफ्टी वैल्यू 20 में करेंगे तो 20 स्टॉक्स, हालांकि ये लेस वोलेटाइल स्टॉक्स होंगे उन निफ्टी 50 में से, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा यहां पर इंडेक्स का। तो मेरी सलाह ये होगी कि यदि आप एक नए इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी 50 ETF में कीजिए। यानी कि आपने यदि एग्जाम्पल दिया है निफ्टी 20 का, तो आप निफ्टी 20 में कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा निफ्टी 50 ETF फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पहले से ही निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप इस तरह के एक स्ट्रेटेजी इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी वैल्यू या जैसे कि उदाहरण के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल NV20 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपके सवालों के जवाब दिए, ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।